हेलो फ्रेंड्स। आज से हम फार्माकोलॉजी सीरीज में कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी शुरू करेंगे। तो अभी तक हम अच्छे से फार्माकोकाइनेटिक्स हमने अच्छे से डिस्कस किया, फार्माकोडायनामिक्स किया, ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी भी डिटेल में डिस्कस किया। अब हम मूव कर रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी की तरफ। तो जिस भी स्टूडेंट ने ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी की रिसेप्टर्स वाली क्लास नहीं ली तो उसको शायद ये समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन फिर भी समझाने की मैं कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है इस क्लास में। तो हम पढ़ेंगे हार्ट फिजियोलॉजी। सबसे पहले थोड़ा सा हम समझेंगे कि हार्ट ब्लड को पंप कैसे कराता है। ओके, फिर हम उसमें भी देखेंगे एक्यूट सीएचएफ क्या होता है, क्रोनिक सीएचएफ क्या होता है, ड्रग्स भी हम कुछ देखेंगे और कुछ न्यू ड्रग्स हैं उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फंक्शन क्या है हार्ट का, तो सिंपली आप बोलेंगे धड़कना। जो किसी को देखकर किसी का फ़ोन आने पर धड़क जाता है, मेरा भी धड़कता है। तो आई थिंक ये फंक्शन तो नहीं है हार्ट का। तो हार्ट का जो मेन फंक्शन है, टू मीट दी टू मीट दी ब्लड डिमांड ऑफ ऑर्गेन्स। तो दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट, कि जितना जिस ऑर्गन को ब्लड चाहिए वो पहुंचा देता है और हार्ट अपना काम अच्छे से कर रहा है, यही बोलते हैं हम। ओके, तो थोड़ा सा हम ये समझेंगे कि ये जो ब्लड है वो आता कैसे है जाता कैसे है, बस जल्दी से हम समझते हैं। तो ये तो हमें पता ही है कि जो हार्ट है वो चार चैम्बर में होता है, चार चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में। ये इधर राइट एट्रियम होता है, ये लेफ्ट एट्रियम होता है, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, और यहाँ पर जो हार्ट में जो राइट एट्रियम है वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये क्या है, ये हो गया आपका इंफीरियर वेना कावा, और ये इधर से जो आता है ये हो गया आपका सुपीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा कहाँ से ब्लड ला रहा है, ये आपके हेड से ला रहा है। हेड से कौन ला रहा है, ये जुगुलर वेन ला रही है, जुगुलर वेन। ओके, और ये जो इंफीरियर वेना कावा है ये कहाँ से ब्लड आ रहा है, ये आपकी रेस्ट ऑफ द बॉडी, रेस्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड आ रहा है। ओके, फिर राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में लगी होती हैं पल्मोनरी वेन या आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड को लंग्स में लेकर जाती हैं और लंग्स वहाँ पर उसमें ऑक्सीजन मिला देता है। फिर लंग्स में से ब्लड आता है आपका लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल आने के बाद फिर ये एरोटा में आके फिर ये पूरी बॉडी में इस तरीके से सप्लाई करा देता है। यही हमने पढ़ा है, यही हार्ट की फिजियोलॉजी होती है, मतलब ब्लड पंप कराने की। तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि लेफ्ट वेंट्रिकल कैसे भी करके ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। ओके, तो जब ब्लड सही से वो पंप नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ब्लड जमा हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगा उसका, यहाँ पर भी जमना शुरू हो जाएगा। फिर लेफ्ट एट्रियम में कहाँ से ब्लड आ रहा था, आपके लंग्स से आ रहा था, तो लंग्स में भी वो ब्लड का एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगा। फिर लंग्स में कैसे पहुंच रहा था, आरवी से, यहाँ पर भी ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी हो जाएगा, आरए में भी हो जाएगा। जब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर भी होगा, और ऐसे ही यहाँ और यहाँ भी होगा, यानी सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा में भी होगा। ओके, तो सुपीरियर वेना कावा में कहाँ से ब्लड आ रहा था, वो आ रहा था जुगुलर वेन से आ रहा था, और इन्फीरियर वेना कावा में कहाँ से आ रहा था, लिवर से आ रहा था, और हम कहेंगे कि जो और रेस्ट ऑफ द बॉडी वहाँ से आ रहा था। तो वहाँ पर भी ब्लड जमा होना शुरू हो जाएगा। तो इसी से ही हम ये समझेंगे दिस इज कॉल्ड द कंजेशन। कंजेशन क्या, कि यहाँ पर कुछ खराबी आई एक जगह तो वो सभी जगह खराबी हो गई। कहते हैं ना कि जब वो एक लाइट खराब हो जाती है, सिग्नल लाइट, तो सिग्नल लाइट की वजह से ही पूरी जाम लग जाता है, तो वही है। तो सी एच एफ की जो फुल फॉर्म है वो है कंजेस्टिव कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, ना कि क्रोनिक हार्ट फेल्योर। बच्चे क्रोनिक हार्ट फेल्योर भी बोल देते हैं, तो क्रोनिक नहीं, दिस इज कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। तो आपको अब ये समझ में आ रहा होगा, अगर ब्लड यहाँ जमा होने लगेगा आपके लंग्स में, तो हम इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, पल्मोनरी पल्मोनरी एडिमा। ओके, और इसको पल्मोनरी एडिमा क्या होता है, एडिमा होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द टिश्यू।
और हम पल्मोनरी एडिमा इसीलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि ये पल्मो से हम क्या रिलेट करते हैं, लंग्स, तो लंग्स में ब्लड जमा हो रहा है तो इसीलिए हम पल्मोनरी एडिमा बोलेंगे। ऐसे ही जो ब्लड है आपका, ब्लड लिवर में एक्यूमुलेट होगा, तो जब ब्लड लिवर में एक्यूमुलेट होगा तो लिवर भी बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे हेपेटोमेगैली। ओके, एनलार्जमेंट ऑफ द लिवर। ओके, तो ये हमने समझा कि हार्ट कैसे काम करता है, थोड़ा सा कोशिश की है। अब हम मूव करते हैं। अ, हम्म पहले हम समझेंगे कि कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर दो तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से। हाई आउटपुट फेल्योर और लो आउटपुट फेल्योर। तो हाई आउटपुट फेल्योर में क्या होगा, जो हार्ट है उसको ब्लड को ज़्यादा पंप करना है। क्यों करना है, क्योंकि बॉडी के टिश्यूज़ की ज़्यादा डिमांड है ब्लड के लिए। क्यों होती है, क्योंकि दो कंडीशन में हो सकती है, थायरोटॉक्सिकोसिस और सीवियर एनीमिया में। तो थायरोटॉक्सिकोसिस क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स हमारे ब्लड में हो, इस वजह से। तो उस सॉरी, ब्लड में थायराइड हार्मोन क्यों होते हैं ज़्यादा, किस कंडीशन में हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे जब ज़्यादा मेटाबॉलिक हो रहा हो। ओके, मेटाबॉलिज्म हो रहा हो ज़्यादा। और एनीमिया, सीवियर एनीमिया में क्या होता है कि जो एनीमिया को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि लेस आरबीसीज इन द ब्लड, ऐसे ही हम पढ़ते हैं एनीमिया में। तो जब आरबीसी कम होंगी तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड होगी, तो इस वजह से भी हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। वैसे ही लो आउटपुट फेल्योर में क्या होगा कि जो हार्ट है वो फेल हो जाएगा, कि भाई वो इतना ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा जितना आपके बॉडी को ज़रूरत है। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि मसल डैमेज हो गई। अब मसल डैमेज भी कैसे हो सकती हैं, या तो इस्कीमिया होगा या कार्डियोमायोपैथी होगी। तो कार्डियोमायोपैथी को क्या बोलते हैं, समझते हैं, कार्डियो से क्या समझते हैं, हार्ट, मायो समझते हैं मसल्स, और पैथी से डिजीज़ या डिसऑर्डर समझते हैं। तो इन दोनों के कारण से क्या होगा, इस्कीमिया और कार्डियोमायोपैथी से फटीग होगी पर्सन को। तो पर्सन क्या होगा, जल्दी जल्दी थकने लगेगा। जब जल्दी थकेगा तो उसकी जो ब्रीथ है, जो वो सांस लेता है, डिस्निया हो जाएगा, यानी उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होने लगेगा। ओके, तो जो हम हार्ट की जो दवा चलाएंगे वो हम किस केस में चलाएंगे, वो हम चलाएंगे लो आउटपुट फेलियर में। क्योंकि ये जो दोनों जो कंडीशन है, थायराइड टॉक्सिकोसिस और सीवियर एनीमिया, दीज आर दी अंडरलाइंग डिजीज। तो अंडरलाइंग डिजीजेस हैं, तो हम इनको ठीक कर देंगे। हम इसकी दवाई, थायरोटॉक्सिकोसिस की दवाई दे देंगे और एनीमिया की दवाई दे देंगे, तो हमारा जो ब्लड है, सॉरी, जो हार्ट है वो अच्छे से पंप करने लगेगा। ओके, तो जो हम लो आउटपुट फेल्योर है उसमें हम हार्ट की मेडिसिन चलाएंगे। ओके, वेयर एज हाई आउटपुट फेल्योर में जो अंडरलाइंग डिजीजेज हैं उसको हम ठीक कर देंगे, और जो आपका हार्ट है वो अच्छे से पंप करने लगेगा। तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि जो एक्यूट सीएचएफ होता है उसमें क्या होता है, ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में, जिससे क्या होता है, ब्लड का जो फ्लो है वो कम होने लगेगा, और जो पंपिंग एक्टिविटी है वो हार्ट की वो कम होगी। ये टाइपिंग मिस्टेक है, कम होगी। तो अगर हमें इसे ठीक करना है, तो हम जानते ही हैं कि अगर फ्लो कम है बॉडी में, फ्लो कम, फ्लूइड ज़्यादा जम गया, फ्लो कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, डाययूरेटिक्स दे देंगे, डाययूरेटिक्स। और ऐसे ही अगर पंपिंग एक्टिविटी कम हो रही है हार्ट की, तो हम कौन सी मेडिसिन हम उसे दे देंगे, आइनोट्रोपिक्स। तो ये वाली जो दो ड्रग्स हैं, अगर हम इनको दे देते हैं तो एक्यूट सीएचएफ ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डायरेटिक्स को डायरेटिक्स पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। तो डायरेटिक्स क्या करता है, डायरेटिक्स जो यूरिन है, या हम बोल सकते हैं वो फ्लूइड को रिमूव कराता है, ओके, बॉडी से। इतना हमें पता ही है। और हम डायरेटिक्स की क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो डायरेटिक्स दो तरह के होंगे, एक लूप डायरेटिक्स और एक थायोजाइड डायरेटिक्स। तो लूप डायरेटिक्स स्ट्रॉन्ग इसीलिए लिखा है मैंने यहाँ पर, क्योंकि हाई सीलिंग होते हैं, HIGH, हाई सीलिंग। हाई सीलिंग क्यों बोलते हैं हम इसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, ये 2-3 लीटर भी ब्लड नहीं, ये फ्लूइड को रिमूव करा सकते हैं, इसीलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। और थाइजॉइड्स होते हैं वो वीक होते हैं, इतना वो ब्लड रिमूव नहीं करा पाते जितना वो लूप डायरेटिक्स करा पाते हैं। और लूप डायरेटिक्स क्या है, शॉर्ट एक्टिंग है। और जो थाइजॉइड्स हैं वो लॉन्ग एक्टिंग है। और जब ये लॉन्ग एक्टिंग है तो हम किस केस में हम इसको देना प्रेफर करेंगे, हाइपरटेंशन के केस में। और वेयर एज लूप डायरेटिक्स हम कब देंगे, अभी हमने पढ़ा था CHF के केस में, बहुत ज़्यादा जब
कंजेशन हो जाएगा फ्लूइड का बॉडी में। ओके, जब इसके साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ने से पहले थोड़ा-सा हम ये समझते हैं कि जब डाययूरेटिक्स फ्लूइड को रिमूव कराएँगे हमारी बॉडी से, तो ऐसा तो है नहीं कि केवल वो अपने ही मतलब की चीज़ वो रिमूव कराएगा, नहीं कराएगा। तो जो हमारी बॉडी में जो आयन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसको भी रिमूव कराएगा। तो सोडियम का भी रिमूवल होगा, पोटेशियम का भी होगा, हाइड्रोजन का भी होगा, मैग्नीशियम का भी होगा। तो दीज़ आर दी साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द डाययूरेटिक्स। और क्या हो सकता है इसमें साइड इफ़ेक्ट्स इसके, कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो बढ़ने लगेगा हमारी बॉडी में। शुगर, लिपिड्स, यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड अगर हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा तो क्या कंडीशन होगी, गाउट होगा। लिपिड्स बढ़ने लगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा। और शुगर जब बढ़ने लगेगी तो हम बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया होने लगेगा। ओके, और हम बहुत अच्छे से डायरेटिक्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, एक कोई डिफरेंस है इसका, तो डिफरेंस इसका ये है कि जो कैल्शियम आयन है वो कौन रिमूव कराता है, तो हम कौन लूज कराता है। तो एक आपको याद रखना पड़ेगा, लूप लूप डायरेटिक्स ऐसे लूजेस कैल्शियम, कैल्शियम। ओके, तो जो लूप डायरेटिक्स हैं वो कैल्शियम को लूज करते हैं, वेयर एज जो थायराइड डायरेटिक्स हैं वो लूज नहीं करते हैं। बस इतना ही समझना है। फिर हम समझते हैं दूसरी ड्रग है आइनोट्रोपिक्स। तो आइनोट्रोपिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीटा वन एगोनिस्ट। तो बीटा वन, अब पिछली क्लास अगर आप रिमाइंड कर पाए तो बीटा वन कहाँ कहाँ प्रेजेंट था, शायद आप ध्यान कर पा रहे हो। एक तो वो हार्ट पर प्रेजेंट था, और दूसरा था जेजी सेल्स ऑफ किडनी, तो वहाँ प्रेजेंट था। चलिए, तो बीटा वन एगोनिस्ट कहाँ कौन कौन सी मेडिसिन है, वो डोपामीन है, डोब्यूटामीन है, नॉर एड्रिनलिन है। ओके, तो ये क्या है, दीज आर दी, हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने कैटेकोलामाइन, कैटाकोलामाइन थे ये, कैटाकोलामाइंस। और हम इसको देख किस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से हम इसको एडमिनिस्टर करा रहे थे, वो थी आईवी। और ओरली हम क्यों नहीं दे रहे थे, क्योंकि कैटाकोलामाइन हमारे बॉडी में होते ही हैं, प्रेजेंट रहते हैं, इसी वजह से वो डिग्रेड हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसीलिए हम इसको आईवी देते हैं। नेक्स्ट इज बी में क्या है देखते हैं। ये हमने कहाँ पढ़ा था, अगर रिमाइंड कर पा रहे हो आप, तो फार्माकोडायनामिक्स में पढ़ा था, जब हम जीपीसीआर रिसेप्टर्स को पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक ड्रग एक रिसेप्टर पर बाइंड हुई, और इस रिसेप्टर ने ये जो प्रोटीन है, जी प्रोटीन है, इसको एक्टिवेट किया। तो जब ये एक्टिवेट हुआ तो ये दो पार्ट में टूटा, एक नॉट एक्टिव और एक एक्टिव। तो जो एक्टिव में टूटा उसने क्या करा, सी ए एम पी यानी साइक्लिक ए एम पी को उसने बढ़ाया। साइक्लिक ए एम पी बढ़ाया तो क्या हुआ, स्टिमुलेट हो गया हार्ट। ओके, तो इसका काम ये हुआ। ओके, तो इसका अब साइक्लिक एएमपी बन गया, तो ऐसा तो है नहीं कि वो बनता ही रहेगा, उसको टूटना भी पड़ेगा। तो क्या होगा अब, कि जो साइक्लिक एएमपी है उसका हाइड्रोलिसिस होगा और वो एएमपी बन जाएगा। एएमपी हो गया तो हम बोलेंगे इनएक्टिव हो गया। ओके, तो अब जो दूसरी ऐसी हम ड्रग देंगे कि हम नहीं चाहेंगे कि साइक्लिक एएमपी टूटे, हम ये चाहेंगे बना रहे, तो हम ये वाली प्रोसेस रोक देंगे। तो ये वाली प्रोसेस कराता कौन था, डाईएस्टेरेज। ओके, और फॉस्फोडाइस्टेरेज कराता था, तो हम अगर इसको हम रोक देंगे तो हम बोल देंगे कि हम फॉस्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर्स दे देंगे, जिससे कि साइक्लिक एएमपी टूटेगा नहीं। जब नहीं टूटेगा तो वो हार्ट को स्टिमुलेट कराएगा। एक और बात, कि साइक्लिक एएमपी हार्ट में भी प्रेजेंट होते हैं और आपके ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंट होती हैं। तो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती हैं तो ये क्या काम कराएंगे, वेसो डायलेशन का। ओके, और इसमें जो दो ड्रग्स हैं वो है इन एम्यूरिनॉन और मिलीरॉन। ओके, तो दीज आर दी ड्रग्स विच कम अंडर दी साइक्लिक एएमपी, यानी हम बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर्स में। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्रोनिक सीएचएफ, जो कि हम इसको कॉम्पनसेटेड भी बोल सकते हैं। कैसे, कि कोई पर्सन है वो घर पर बैठा है, उसको पता ही नहीं कि उसको सीएचएफ हो गया है। तो क्या होगा उस केस में, कि कार्डियक आउटपुट कम होगा। जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, हमने पढ़ा था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपनी एक्टिविटी बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन बढ़ेगा,
और जब ये बढ़ेगा तो बीटा 1 पर अपना काम करेगा, बीटा 1 को स्टिमुलेट कराएगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ने लगेगा। ओके, लेकिन सिंपैथेटिक एक्टिविटी होने के बाद एड्रेनालिन और एड्रेनालिन बढ़ेगा तो केवल बीटा 1 पर तो काम नहीं करेगा, वो अल्फा पर भी काम करेगा, अल्फा 1 पर। तो अल्फा 1 कहाँ प्रेजेंट था? आपकी ब्लड वेसल्स पर। और ये कहाँ क्या कर रहा था? ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था। तो जब वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा तो ये वेन्स और आर्टरीज में भी कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, और फिर ये किसको बढ़ाएगा? प्रीलोड और आफ्टर लोड को बढ़ाएगा। ओके, तो इसीलिए और जो हार्ट पर इतना सारा काम था, और बाद में फिर ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद प्रीलोड और आफ्टर लोड भी बढ़ा देगा, तो हम ये भी नहीं चाहते हैं। ओके, तो हमने अभी देखा था कि बीटा 1 हार्ट पर भी होते हैं और जेजी सेल्स पर भी होते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि बीटा 1 जो हार्ट पर है वो क्या हो रहा है? वो स्टिमुलेट होगा और कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देगा। लेकिन बीटा 1 जेजी सेल्स पर भी हैं किडनी के, तो वो क्या कराएंगे? रेनिन का सिक्रीशन कराएंगे। जब रेनिन सिक्रीट होगा तो क्या होगा? एंजियोटेंसिनोजन भी बढ़ेगा, उसका भी सिक्रीशन होगा। और फिर एंजियोटेंसिनोजन क्या कराएगा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट को रिलीज कराएगा। फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट किसको रिलीज कराएगा? एंजियोटेंसिन को। किससे? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के के साथ से। ओके, फिर क्या होगा? एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करेगा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट रिसेप्टर को स्टिमुलेट कराएगा, जिससे क्या होगा? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और एड्रीनल मेडुला भी एक्टिवेट होगा। तो उससे क्या होगा? एड्रीनल मेडुला जब एक्टिवेट हो जाएगा तो जो आपके नॉर एड्रेनालिन है और एड्रेनालिन है, ये दोनों ही बढ़ने लगेंगे, और ये तो हम चाहते नहीं हैं इस केस में। और ऐसे ही वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगेंगी, जो वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगेंगी, ये भी हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वेसो डायलेशन हो। फिर क्या है? फिर इससे क्या होगा? एल्डोस्टेरॉन भी बढ़ने लगेंगे। एल्डोस्टेरॉन कब बढ़ेंगे तो क्या होगा? जो सोडियम है और वाटर है, इसका भी रिटेंशन होने लगेगा, ये भी रिटेन होने लगेंगे, जो कि हम चाहते नहीं हैं। अगर सोडियम आयन और वाटर रिटेन होने लगे और एल्डोस्टेरॉन बढ़ता रहा तो क्या होगा? तो जो हार्ट है उसकी होने लगेगी कार्डियक रीमॉडलिंग। कार्डियक रीमॉडलिंग। और ये कार्डियक रीमॉडलिंग फिर क्या कराएगी? ये कराएगी लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगी तो इससे क्या होगा? पर्सन की डेथ हो सकती है। ओके, तो इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम द CHF, स्पेशली कौन सा? क्रोनिक CHF। ओके, तो हम नहीं चाहते कि रेनिन एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरॉन सिस्टम बना रहे, तो हम क्या कहेंगे? इसको इनहिबिट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसको ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना है, तो इसको हम समझेंगे एम ऑफ ट्रीटमेंट। तो एम ऑफ ट्रीटमेंट में हम समझते हैं, सबसे पहले हम इसका जो वर्कलोड है हार्ट का, वो हम कराएंगे। तो वो हम कैसे करा सकते हैं? कि वैसो डायलेशन करा के, वैसो डायलेशन। ओके, और फ्लूइड को कम हम कराएंगे। कैसे कराएंगे? हम डायरेटिक्स दे देंगे पेशेंट को, डायरेटिक्स। और जो LVH हो गया, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो गया, उसको हम रिवर्स कराएंगे। तो वो हम कैसे करा सकते हैं? ये जो हमने पढ़ा था अभी, रास यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को हम इनहिबिट करा देंगे, हम उसको रोक देंगे। ये आप समझ ही रहे हैं, ये पूरा रास ही तो था। चलिए, और फिर हम क्या करेंगे? आइनोट्रॉपिक्स दे देंगे। आइनोट्रॉपिक्स में जो ड्रग्स हैं वो हम ओरली दे सकते हैं, ओरली। ओके, तो वन बाय वन हम कोशिश करते हैं इसको पढ़ने की। तो सबसे पहले जो वर्कलोड के लिए हम ड्रग देंगे वो है बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स को हम कैसे याद कर सकते हैं? BMC आपने वो जो मूवी आई थी, सॉरी द फैमिली मैन सीजन था, उसमें बोलता है ना BMC वाले हैं। तो उस तरीके से थोड़ा सा आप इसको याद कर सकते हैं। BMC में भी कौन सा? बिसोप्रोलॉल, मेटोप्रोलॉल और कार्बिडोलॉल। तो इसमें थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये बिसो मतलब बस की तरह आ रहा है, मीटो से मेट्रो आ रहा है, और कार्बिडिलोल से कार वाली कुछ बात हो रही है। तो इसमें भी हमें ये याद रखना है कि कौन सी ऐसी जो ड्रग है वो ज़्यादा हम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वो ड्रग है कार्बिडोलॉल। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं हम इसको, कार्बिडोलॉल को, कि हम बस नहीं खरीदना चाहेंगे ना मेट्रो खरीदना चाहेंगे, हमें बस कार ही मिल जाए वही अच्छी है। तो एक बोल सकते हैं कि कार्बिडोलॉल इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन द बीटा ब्लॉकर्स। ओके,
तो बीटा ब्लॉकर्स क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एक्यूट सीएचएफ में, लेकिन हम इसको यूज करते हैं क्रोनिक सीएचएफ में, क्योंकि ये मोर्टेलिटी को वो कम करते हैं। और क्या, मोर्टेलिटी जब कम होगी तो क्या होगा, रिवर्स एलवीएच होने लगेगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो रही थी उसको वो रिवर्स कराएगा। ओके। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो बीटा ब्लॉकर्स हम देते हैं इन केस ऑफ सी एच एफ, उसमें क्या करना है, जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो ग्रेजुअली हमें उसको इंक्रीज करनी है डोज को। ये नहीं कि जो हम नॉर्मल डोज देते हैं वो दें, नहीं, उसका हम 1/10 देंगे। जैसे मान लीजिए कि आप 100 mg किसी नॉर्मल पेशेंट को देते हैं बीटा ब्लॉकर्स, तो इस केस में जो क्रोनिक सी एच एफ के केस में आप इसको 10 mg से शुरू करेंगे, और ये महीने 2 महीने बाद तक इसको आप 100 mg तक ले जा सकते हैं। और यहाँ पर लिखा भी है कार्बिडोल इज ई ड्रग ऑफ चॉइस। ओके। और क्या है कार्बिडोल, क्यों है ड्रग ऑफ चॉइस, उसका कारण है कि ये अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर है, कैल्शियम आयन को भी रखती है, और क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। ओके। नेक्स्ट है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। तो एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा था कि ये वाटर को रिटेन कर रहा था, हमने भी देखा था कि वाटर को और सोडियम आयन को ये रिटेन कर रहा था एल्डोस्टेरोन। और हम एंटागोनिस्ट अगर हम दे देंगे एल्डोस्टेरोन का, तो क्या होगा कि ये इसका उल्टा काम करेगा। तो हम जो वाटर है उसको, ये वाटर को बाहर निकाल देगा, और सोडियम आयन को भी ये बाहर निकाल देगा। ओके। कौन, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। तो इसमें एक ड्रग है स्पाइरोनोलैक्टोन। तो स्पाइरोनोलैक्टोन से एक बात हमें याद रखनी है कि इसका जो साइड इफेक्ट है, जो मेन साइड इफेक्ट इसका, वो है गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल फीचर्स इन मेल। ओके। समझ रहे हैं कि जैसे कि आवाज़ थोड़ी सी सुरीली हो जाना, और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ऐसा करके थोड़ा सा समझ सकते हैं गायनेकोमेस्टिया को। और क्यों करते हैं ये भी बात है पहचानने के लिए, क्योंकि जो स्पाइरोनोलैक्टोन है वो पहचान नहीं पाता है कि ये कौन सा रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है। ओके। ये एल्डोस्टेरोन को भी ब्लॉक कर सकता है, और टेस्टोस्टेरोन को, ये पहचान नहीं पाता है दोनों को ये। लेकिन फिर जो एक दूसरी ड्रग इसमें उसकी खोज हुई, डिस्कवर हुई, तो उसका नाम है एप्लीरोनोन। तो ये क्या करती है, मोर स्पेसिफिक है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट के लिए। ओके। नेक्स्ट इज एसी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। तो इसका जो नेम है वो एंड होता है प्रिल में। तो जहाँ भी आपको कहीं प्रिल मिलेगी वो समझ जाना कि वो एसीई इनहिबिटर्स हैं। जैसे कि एनल प्रिल होता है, तो एनल प्रिल भी क्या करेगा, इनल प्रिल भी क्या करेगा, ये मोर्टेलिटी को कम करेगा सीएचएफ में। ओके। और ऐसे ही एंजियोटेंसिन रिसेप्टर हैं, तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर का जो नाम है वो एंड होता है साल्टन में। तो एक ड्रग है इसमें टेल्मीसाल्टन, याद रखनी है आपको। और क्या करता है ये एंजियोटेंसिन, ये भी रिसेप्टर्स ब्लॉकर जो होते हैं वो मोर्टेलिटी को कम करते हैं। और मोर्टेलिटी को कम क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमें रिवर्स करानी है एलवीएच को। जो एलवीएच हो गया, एलवीएच यानी लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट इज आइनोट्रोपिक्स। आइनोट्रोपिक्स क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएंगे। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो आपका हार्ट थोड़ा कम पंप हो रहा है सीएचएफ के केस में, तो ये कहेंगे खूब पंप हो, मतलब बढ़ाएंगे कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। ओके। तो इसमें जो ड्रग दी जाती है वो डिजिटेलिस ग्रुप की होती है, जिसको हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स भी बोलते हैं। और ये जो डिजिटेलिस है वो डिजिटेलिस परप्यूरिया प्लांट है, उससे ये मिलती है। और हम इसको ओरली एडमिनिस्टर करा सकते हैं। और हमें कब देनी है ये, क्रोनिक सीएचएफ में, ना कि एक्यूट सीएचएफ में, याद रखना है। फिर है डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन। तो ये दो ड्रग हैं इसकी, डिजिटेलिस की। तो इसमें आपको ये समझना है कि जो टॉक्सिन है, टॉक्सिन से हम थोड़ा समझते हैं कि जो टॉक्सिसिटी या जो टॉक्सिन्स होते हैं वो कहाँ मेटाबोलाइज होते हैं, थोड़ा सा ऐसे ही दिमाग में रखेंगे तो वो लिवर में होते हैं। ओके। तो टॉक्सिन से आप लिवर बनाइए, क्योंकि जो डिजिटॉक्सिन है, डिजिटॉक्सिन, वो मेनली एक्सक्रीटेड होती है लिवर में, वेयर एज डिजॉक्सिन होती है वो किडनी में। और ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड डिजॉक्सिन किस में होगी, रीनल फेल्योर में। क्योंकि भाई अगर रीनल फेल्योर है और डिजॉक्सिन भी आप दे रहे हो और वो हो रही है किडनी से एक्सक्रीट, ये तो आप नहीं चाहेंगे ना, तो और किडनी पर काम बढ़ जाएगा। ऐसे ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है डिजिटॉक्सिन इन लिवर फेल्योर।
ओके। तो नेक्स्ट इज एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे? एडवर्स इफेक्ट सबसे पहले हमने ये देखा था कि हम इसे ओरली दे रहे थे, तो ओरली दे रहे थे तो नोजी और वॉमिटिंग कॉज कर सकता है, यही सब लिखते हैं हम लोग अपनी आंसर्स में। और क्या हो सकता है? एरिथमियाज कर सकती है। कौन सा मोस्ट कॉमन होगा? ये होगा वेंट्रिकुलर वाई जेमिनी। ओके। नेक्स्ट इज जेंथोप्सिया। जेंथोप्सिया भी होगा। जेंथोप्सिया क्या होता है? येलो विजन हो जाएगा, येलो विजन, सब कुछ पीला पीला दिखने लगेगा, बिना शादी के ही हाथ पीले दिखने लगते हैं। और फिर इसमें भी इसका भी साइड इफेक्ट है, गायनेकोमेस्टिया। ओके। Okay, so there are some new drugs which we have to study in CHF. तो सबसे पहले हम BNP के बारे में पढ़ेंगे। तो BNP क्या होता है? ब्रेन नेट्री नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड। तो हमारी बॉडी में ANP, BNP, CNP, तीन तरह के NP होते हैं। ओके। तो ये जो ब्रेन BNP होता है, इसका काम क्या होता है मेनली? ये हार्मोन है, और कहाँ से रिलीज होता है? ये हार्ट से रिलीज होगा। हार्ट से रिलीज होगा या प्रोड्यूस होगा, हम बोल सकते हैं। और कब रिलीज होता है ये? जब हार्ट होता है अंडर स्ट्रेस। अंडर स्ट्रेस हो, या जो ब्लड वेसल्स हैं उसको डायलेट कराना हो। ओके। तो उस केस में हमें BNP की ज़्यादा ज़रूरत होगी। ओके। तो इसमें लिखा भी है, ये कॉजेज वेसो डायलेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो BNP है वो काम कैसे करता है। कि स्ट्रेस हुई, हार्ट पर काम बढ़ा, तो BNP रिलीज हुआ। BNP ने अब ब्लड वेसल्स को डायलेट करा दिया, और फिर वो इनएक्टिवेट हो गया। और उसको इनएक्टिवेट किसने करा? नैप ने। नैप मतलब न्यूट्रल एंडोपेप्टाइडेज। ओके। और इसका एक दूसरा नाम भी है, दैट इज नेप्रिलाइसिन। ओके। नेप्रिलाइसिन। तो समझते हैं हम थोड़ा सा, हम इसको इसमें एक ड्रग है BNP में, वो है कि नेजरटाइड। नेजरटाइड यूज करते हैं हम एक्यूट CHF में, लेकिन हम इसको ओरली नहीं दे सकते। तो ओरली क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि हमारे पेट में एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, और एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन होते हैं, और वो इसको ब्रेक कर सकते हैं। किसको? नेजरटाइड को। तो अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, इसको आप IV दे दोगे। ओके। नेक्स्ट है NEP इनहिबिटर्स। तो NEP इनहिबिटर्स क्या? कि अगर ये जो NEP है और हम इस प्रोसेस को यहाँ से इनहिबिट कर दें, तो क्या होगा? BNP बढ़ने लगेगा, और जो इनएक्टिव हो रहा है वो इनएक्टिव नहीं होगा। तो ऐसे ही हम इसमें समझते हैं कि BNP वॉन्ट ब्रेक, BNP टूटेगा नहीं, और हम इसको ओरली भी दे सकते हैं। इसमें भी जो ड्रग्स हैं वो हैं सेक्यूबिट्रिल और इकेडोट्रिल। ओके। नेक्स्ट इज वैसोपेप्टाइडेज इनहिबिटर्स। तो वैसोपेप्टाइडेज इनहिबिटर्स भी हम ओरली दे सकते हैं। और ये दोनों का काम किसका करती हैं? ये AC इनहिबिटर्स होती हैं और NEP इनहिबिटर्स होती हैं। और इसमें जो ड्रग है उसका नाम है ओमाप्रेटिलेट और सेम पैट्रिलेट। ओके। इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि ये प्रिल आ रहा है। ओके। इसमें भी दिख रहा होगा प्रिल आ रहा है, प्रिल और ट्रिल दोनों ही आ रहे हैं इसमें। ओके। नेक्स्ट, इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या होंगे? कफ होगा और एंजियो एडिमा होगा। तो एंजियो से क्या समझते हैं हम? एंजियो होती है ब्लड वेसल्स, और एडिमा होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। ओके। तो इसी को ही हम एंजियो एडिमा बोलते हैं। तो समझ सकते हैं आप, ब्लड वेसल में फ्लूइड का जम जाना। और फिर नेक्स्ट ड्रग्स होंगी अर्नी ड्रग्स। तो अर्नी से हम समझेंगे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, NEP इनहिबिटर्स। ओके। तो इसमें भी एक ड्रग रहेगी वालसार्टन, जो कि रहेगी एंजियोटेंसिन की ब्लॉकर की, और NEP की हमने अभी पढ़ी थी, वो थी सेक्यूबिट्रिल। ओके। नेक्स्ट इज वैसोप्रेसिन रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट। तो जो वैसोप्रेसिन के रिसेप्टर्स हैं उसको आपको ब्लॉक करना है। तो वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है? हम पढ़ते हैं एंटी डाययूरेटिक हॉर्मोन्स। तो बोलते हैं इसको ऑल्सो नोन एज, लेकिन इन दोनों के काम अलग अलग हैं। कैसे? कि जो वैसोप्रेसिन है, वैसोप्रेसिन में ही आपको पता चल रहा होगा वेसल्स को प्रेस करना है। तो वेसल को प्रेस करने का मतलब क्या हुआ? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। और हम वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कब चाहते हैं? जब डिहाइड्रेशन हो। लेकिन यहाँ तो खूब हाइड्रेशन है, खूब फ्लूइड ही भरा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? इस रिसेप्टर्स को हम ब्लॉक करा देंगे। तो हम वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कराएंगे, तो हम वैसो डायलेशन कराएंगे। वेयर एज जो
V2 रिसेप्टर होता है किडनी का, वो भी क्या करता है, वो यूरिन का फ्लो कम कराता है। किस केस में? जब डिहाइड्रेशन होता है, लेकिन यहाँ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम यूरिन को हम बढ़ाना चाहेंगे, तो इसीलिए हम इसको ब्लॉक करना चाहेंगे। ओके, तो इसमें जो ड्रग्स होंगी वो रहेंगी कॉनीबेप्टॉन और टेलबेप्टॉन। ओके, तो इसमें आपको एक अंतर समझना होगा कि जो कॉनीबेप्टॉन है वो हम देते हैं आईवी के थ्रू, आईवी रूट, और टेलवेप्टॉन देते हैं टैबलेट, या टी से हम समझ सकते हैं टैबलेट, तो इसको हम ओरली दे सकते हैं। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हमने सीएचएफ को समझा। सबसे पहले थोड़ा सा हम समराइज करेंगे कि कैसे हमने सीएचएफ को कैसे समझा था। कि पहले तो हमने हार्ट की फिजियोलॉजी समझी थी, हार्ट की फिजियोलॉजी, फिर हमने एक्यूट वर्सेस क्रोनिक सीएचएफ के बारे में समझा था, फिर हमने इसके बारे में ड्रग्स पढ़ी थी, हमने एंजियोटेंसिन और एंजियोटेंसिन रिसेप्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और फिर हमने लास्ट में कुछ न्यू ड्रग्स भी देखी थी। ओके ओके, तो इतना समझ में आया होगा आपको। तो हमारा जो नेक्स्ट अब टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाइपरटेंशन। तो ऐसे ही हम सारे डिसऑर्डर्स हैं हार्ट के, वो हम वन बाय वन कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल।